कल्पना कीजिए एक ऐसा सिर दर्द या कोई ऐसी बीमारी जो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही है, और अचानक एक दिन ये पता चले कि इसका कारण कोई वायरस या इन्फेक्शन नहीं, बल्कि वो दिन है जिस दिन बालों में या शरीर पर तेल लगाया गया था। बिल्कुल, सुनने में अजीब है, लेकिन हाँ, मतलब क्या ये मुमकिन है कि मंगलवार को तेल लगाने जैसी एक बहुत ही साधारण सी क्रिया सच में किसी दुर्घटना या गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत में तो ये किसी पुरानी कहानी या अंधविश्वास जैसा ही लगता है। सही कहा, लेकिन उमेश पांडे की पुस्तक चमत्कारिक तेल, जो आचार्य मनोज वासुदेव की रिसर्च पर आधारित है, वो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। जी, क्योंकि आमतौर पर जब भी तेल की बात होती है तो हमारे दिमाग में बस रसोई में रखा कुकिंग ऑयल आता है, या फिर त्वचा को नमी देने वाला कोई महंगा कॉस्मेटिक सीरम, है ना? बिल्कुल, लेकिन आज की इस गहन चर्चा का विषय इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम तेलों को केवल एक प्रोडक्ट या एक उपभोक्ता वस्तु के नजरिए से देखने के आदी हो चुके हैं। उनका जो असली स्वरूप है उसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। और यही आज का हमारा मिशन है। इस चर्चा में हम उस लुप्तप्राय ज्ञान को डिकोड करने वाले हैं, जहां वनस्पति तेल सिर्फ एक भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि हमारे शरीर और इस विशाल ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच का एक सीधा तार है। बहुत सही कहा आपने। इस किताब के तन्नों में जो बातें दर्ज हैं, वे सिर्फ आयुर्वेद तक सीमित नहीं है। यहाँ एक शब्द आता है भारी सा, नृ वनस्पति विज्ञान, यानी जिसे अंग्रेजी में एथनोबोटानिकल साइंस कहा जाता है। हाँ, एथनोबोटानी। यह विज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि कैसे पारंपरिक संस्कृतियों ने पौधों और इंसानों के बीच के रिश्ते को समझा, और साथ ही यहाँ ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा रहस्यमयी खेल भी है जिसे समझना किसी विज्ञान कथा से कम नहीं लगता। एथनोबोटानी का ये पहलू वाकई बहुत दिलचस्प है। आधुनिक युग में हम इंसान को और उसके आसपास के वातावरण को दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखते हैं। मतलब एक हमारा शरीर है और एक बाहर की दुनिया। बिल्कुल, लेकिन पारंपरिक ग्रंथों ने इसे कभी इस तरह नहीं देखा। उनके अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य और पर्यावरण में मौजूद ऊर्जाएं आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा। और सबसे अहम बात यह है कि तेल इन दोनों दुनियाओं के बीच एक सेतु यानी एक ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज का काम करते हैं? हाँ, वे केवल शरीर की कोशिकाओं को ही ठीक नहीं करते, बल्कि उस जगह की हवा और ऊर्जा के कंपन को भी पूरी तरह बदल देते हैं। कमाल है। लेकिन एक सवाल जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि एक साधारण से बीज या पत्ती में इतनी शक्ति आती कहाँ से है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किताब का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा निष्कर्षण के विज्ञान यानी तेल निकालने की कला पर बात करता है। ऐसा लगता है कि अगर तेल निकालने का तरीका गलत हो गया तो दुनिया की सबसे चमत्कारी जड़ी बूटी भी बस एक बेकार सा तरल पदार्थ बनकर रह जाएगी। बिल्कुल। क्या सच में मशीन से तेल निकालना या हाथ से निकालना इतना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है? ये अंतर सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया की नींव ही यही है। निष्कर्षण की विधि ही ये तय करती है कि तेल के भीतर का रसायन जीवित रहेगा या मर जाएगा। मर जाएगा मतलब रसायन नष्ट हो जाएगा? जी हाँ, पौधे के भीतर कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें वाष्पशील यौगिक या वोलेटाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। ये वो रसायन है जो सामान्य तापमान पर भी आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। अगर तेल निकालते समय जरा सी भी बाहरी गर्मी या गलत दबाव का इस्तेमाल किया गया तो वो उड़ जाएंगे। बिल्कुल, वे नाजुक रासायनिक बंधन टूट जाते हैं और सारे फैटी एसिड नष्ट हो जाते हैं। संविधाओं में जो सबसे पहली विधि बताई गई है वो है संपीड़न विधि, जिसे आज हम कोल्ड प्रेस कहते हैं। अच्छा, यानी वो तरीका जहां बीजों को बिना किसी बाहरी गर्मी के सिर्फ दबाव डालकर पीसा जाता है, जैसे मूंगफली या तिल के लिए इस्तेमाल होता है। एकदम सही। जब गर्मी नहीं दी जाती तो बीजों के प्राकृतिक विटामिन और खनिज अपने एकदम शुद्ध सक्रिय रूप में बचे रहते हैं। उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिगड़ता नहीं है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे एक ताजे संतरे को धीरे से निचोड़कर उसका रस निकालना बनाम उस पूरे संतरे को खौलते हुए पानी में उबाल देना। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर संतरे को उबाल दिया जाए तो रस तो शायद तब भी निकलेगा, लेकिन उसका विटामिन सी और उसकी तासीर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हाँ, उबलने से सब खत्म हो जाएगा। गलत विधि चुनने का मतलब है कि सारा जादू ही खत्म कर देना। बिल्कुल। और उबालने से जो नुकसान होता है उसी से बचने के लिए एक दूसरी विधि भी इजाद की गई, आसवन या डिस्टिलेशन विधि।
डिस्टिलेशन। ये विधि उन पौधों के लिए है जहां बहुत ही सूक्ष्म सुगंधित यौगिकों को निकालना होता है, जैसे इलायची या रोशा घास, जिसे लेमन ग्रास भी कहते हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया में भाप का इस्तेमाल होता है। भाप पौधे की कोशिकाओं को धीरे से तोड़ती है, सुगंधित यौगिकों को अपने साथ उड़ा ले जाती है और फिर उस भाप को ठंडा करके यानी कंडेंस करके तेल प्राप्त किया जाता है। और स्रोत में तीसरी विधि साधारण तेल पाक बताई गई है। जी। इसमें भृंगराज या नारायण तेल जैसी औषधियों को तिल या नारियल जैसे वाहक तेलों, जिन्हें हम कैरियर ऑयल कहते हैं, उनमें बहुत ही धीमी आंच पर पकाया जाता है। तेल पाक विधि इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्राचीन ज्ञान आधुनिक रसायन विज्ञान के सिद्धांतों को कितनी अच्छी तरह समझता था। वो कैसे? विज्ञान कहता है कि जड़ी बूटियों में मौजूद कुछ सबसे शक्तिशाली औषधीय तत्व लिपिड सॉल्युबल होते हैं। मतलब वे पानी में नहीं घुलते? बिल्कुल सही, वे पानी में नहीं बल्कि सिर्फ वसा या तेल में ही घुल सकते हैं। जब उन्हें कैरियर ऑयल में धीमी आंच पर पकाया जाता है तो जड़ी बूटियों के वे सक्रिय घटक तेल के फैटी एसिड के साथ जुड़ जाते हैं। अरे वाह! ये प्रक्रिया कोई तुक्का नहीं है, ये एक बेहद जटिल बायोकेमिकल रिएक्शन है। निष्कर्षण की इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अब उन दो खास तेलों पर बात करते हैं जिन्हें आसवन विधि यानी डिस्टिलेशन से निकाला जाता है। जी, रोशा और इलायची। हाँ, किताब में रोशा घास और इलायची के तेल के कुछ ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जो रोजमर्रा की साधारण समस्याओं से लेकर लकवे जैसी गंभीर बीमारियों तक को कवर करते हैं। रोशा घास का रसायन विज्ञान बहुत समृद्ध है। इसमें सिंट्रल और जेरेनियोल नाम के यौगिक बहुत उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। ये यौगिक नसों के अंदर रक्त संचार को तेज करने और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने का काम करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिसर्च में लकवे यानी पैरालिसिस के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाला नुस्खा दिया गया है। जी हाँ। इसमें कहा गया है कि 200 ग्राम सरसों के तेल में भांग और काली मिर्च का चूर्ण उबालना चाहिए। लेकिन और ये बहुत दिलचस्प है, सबसे बड़ी हिदायत ये है कि इस मिश्रण को पूरी तरह ठंडा करना है और उसके बाद ही उसमें 5 ग्राम रोशा का तेल मिलाना है। बिल्कुल। रोशा तेल को गर्म मिश्रण में डालना सख्त मना है। ऐसा क्यों? और इसके पीछे का विज्ञान वही वाष्पशील यौगिक हैं जिन पर हमने अभी बात की। चूंकि रोशा तेल आसवन से बना है, ये अत्यधिक वोलेटाइल है। अच्छा, तो अगर गर्म में डाला तो इसके औषधीय गुण सेकंडों में हवा में उड़ जाएंगे। ठंडा होने पर मिलाने से रोशा के यौगिक सरसों के तेल की वसा के साथ लॉक हो जाते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही बारीक विज्ञान है। हाँ, केवल शरीर पर लगाने के लिए ही नहीं बल्कि हैजा या कॉलरा होने पर आधी बूंद रोशा तेल को बताशे में डालकर खिलाने का भी जिक्र है, क्योंकि इसके एंटीस्पाज्मोडिक गुण पेट की ऐंठन को तुरंत शांत करते हैं। किताब में नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए सरसों तेल, इलायची और रोशा तेल का दीपक जलाने का भी उल्लेख है। लेकिन इलायची के तेल को लेकर जो दावे किए गए हैं वे सच में किसी को भी थोड़ा अचरज में डाल सकते हैं। वो परीक्षा वाले दावे। हाँ, आमतौर पर इलायची को बस एक माउथ फ्रेशनर माना जाता है जो चाय या मिठाई का स्वाद बढ़ाती है, लेकिन इस रिसर्च के अनुसार इलायची का तेल सीधे तौर पर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकता है और परीक्षा या इंटरव्यू के डर को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या महज एक खुशबू किसी के दिमाग का डर या एंजाइटी खत्म कर सकती है? यह थोड़ा ज्यादा चमत्कारिक नहीं लगता? चमत्कारिक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजिकल तंत्र काम कर रहा है। अच्छा? इलायची के तेल में टर्पिनिन नाम का एक यौगिक होता है। नुस्खा कहता है कि परीक्षा से 12 घंटे पहले से हर 2 घंटे में पानी में इसकी कुछ बूंदें डालकर पीनी चाहिए। जब ये शरीर में जाता है तो इसके नर्वस सिस्टम को शांत करने वाले गुण सीधे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम पर काम करते हैं, वो हिस्सा जो हमारी भावनाओं और डर को नियंत्रित करता है। मतलब ये सीधे हमारे इमोशंस को टारगेट कर रहा है। जी। और जहां तक दीपक जलाने की बात है, जैसे डरावने सपनों को रोकने के लिए अरंडी के तेल के साथ या मानसिक तनाव के लिए सरसों तेल के साथ 50 और 1 के अनुपात में जलाना। हाँ, दीपक जलाने से क्या होता है? यहाँ टर्पिनिन हवा के माध्यम से हमारी घ्राण तंत्रिका यानी ऑल्फैक्टरी नर्व्स को ट्रिगर करता है। ये खुशबू नाक के जरिए सीधे दिमाग के तारों को रिलैक्स करने का सिग्नल भेजती है। मतलब ये एक तरह का एयरबॉर्न नर्वस सिस्टम हैक है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। हम जो सांस ले रहे हैं वो सीधे हमारे दिमाग के तनाव को कम कर रही है। जहाँ रोशा और इलायची खुशबूदार है और दिमाग को शांत करते हैं,
वहीं किताब कुछ ऐसे तेलों का भी जिक्र करती है जो अत्यंत तीव्र और उग्र हैं। उग्र तेल। जी, इन्हें गंभीर बीमारियों के लिए ब्रह्मास्त्र माना गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है सत्यानाशी का। बहुत ही शक्तिशाली है। इसका तो नाम ही खतरनाक है, सत्यानाशी यानी प्रिकली पॉपी। और रिसर्च साफ कहती है कि इसमें बर्बरिन जैसे अति विषैले एल्कलॉइड्स होते हैं। तो एक जहर को दवा के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, मात्रा और अनुपान। मात्रा मतलब डोज? हाँ, मात्रा का अर्थ है डोज और अनुपान का अर्थ है वो माध्यम जिसके साथ औषधि ली जाती है। कोई भी विष अमृत बन सकता है अगर उसे सही अनुपात में लिया जाए। सत्यानाशी के बीज विषैले जरूर हैं, लेकिन जब इसके तेल को नारियल तेल की शीतलता के साथ मिलाया जाता है तो इसके वही विषैले गुण एक एंटीबैक्टीरियल हथियार बन जाते हैं। अरे वाह! ये पुराने और न भरने वाले अल्सर या घावों के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसीलिए इसे आंतरिक रूप से लेने के लिए वैद्य की निगरानी अनिवार्य बताई गई है। इसी सत्यानाशी तेल का उपयोग शत्रु शांति के लिए भी बताया गया है, जहां शनिवार या मंगलवार को कपूर के साथ लौंग पर इसके छींटे देकर जलाया जाता है। जी। इसी श्रेणी में एक और उग्र तेल है तुवर्क, जिसे चाले मोगरा भी कहते हैं। इसके बारे में लिखा है कि यह 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे घी की तरह जम जाता है और कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के जीवाणुओं को मारने के लिए अचूक है। तुवरक तेल का रासायनिक गुणधर्म बहुत ही विशिष्ट है। इसमें हिडनोकार्पिक एसिड होता है जो चर्म रोग के जीवाणुओं की बाहरी परत को गला देता है। तो ये सीधे बैक्टीरिया को खत्म करता है। बिल्कुल। लेकिन इसका जो दूसरा प्रयोग है वो एथनोबोटानिकल साइंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो कौन सा? अगर किसी घर में पारिवारिक रुग्णता है, यानी एक के बाद एक लगातार बीमारियां आ रही हैं, तो 50 ग्राम तुवरक तेल में अंबा हल्दी डालकर घर के बीचों बीच 15 दिन तक उसका दीपक जलाने का विधान है। एक बार फिर, दीपक जलाने का जिक्र, ये कैसे काम करता है? मतलब बीमारी भगाने के लिए दीपक? जब तुवरक तेल और अंबा हल्दी जलकर वाष्पीकृत होते हैं तो वे हवा में मौजूद पैथोजेंस और माइक्रोब्स को मार गिराते हैं। ये एक प्रकार का औषधीय धुआं है। अच्छा, हवा को शुद्ध करने के लिए? हाँ, और पारंपरिक दृष्टिकोण से ये सिर्फ हवा को साफ नहीं करता, बल्कि उस स्थान की ठहरी हुई भारी और नकारात्मक तरंगों को भी नष्ट कर देता है, जिससे घर की ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि सही तेल का चुनाव करना तो केवल आधी लड़ाई है। वो कैसे? क्योंकि किताब के अगले हिस्से में जो नियम बताए गए हैं वो आधुनिक सोच और विज्ञान को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। जी बिल्कुल। इसके अनुसार सबसे अच्छी और असरदार औषधि भी अगर गलत समय या गलत दिन शरीर पर लगाई जाए तो वो फायदेमंद होने के बजाय विनाशकारी साबित हो सकती है। अब चर्चा शरीर पर तेल लगाने के यानी अभ्यंग के ब्रह्मांडीय और ज्योतिषीय नियमों की ओर मुड़ती है। ये शायद पूरी रिसर्च का सबसे गहरा और चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ। शास्त्रों का एक श्लोक है जो कहता है, तैलाभ्यांगे रवोताप सोमे शोभा कुजे मृति। इसका अर्थ है कि दिनों का प्रभाव शरीर पर सीधा पड़ता है, मतलब हर दिन का अलग असर। जी, रविवार को मालिश करने से ताप या बीमारी आती है, सोमवार को सौंदर्य बढ़ता है, मंगलवार को मृत्यु या दुर्घटना का भय रहता है। मंगलवार को मृत्यु का भय। हाँ, और बुधवार को बुद्धि और धन आता है, गुरुवार को हानि होती है, शुक्रवार को क्लेश और शनिवार को सुख और वात रोग से मुक्ति मिलती है। ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे सही पासवर्ड तो डाला जा रहा है लेकिन पूरी तरह से गलत वेबसाइट पर। बहुत सही तुलना किया आपने। अगर सर्वर गलत है तो सही पासवर्ड भी एरर ही दिखाएगा। लेकिन क्या मंगलवार को शरीर पर तेल लगाने से सच में कोई दुर्घटना हो सकती है? आधुनिक कॉस्मेटिक साइंस तो इस विचार को सिरे से नकार देगा। अगर हम इसे केवल सतह से देखें तो ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन इसके पीछे ग्रहों की तरंगों यानी प्लैनेटरी वेव्स और शरीर की बायोरिदम का एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान है। बायोरिदम? हाँ, हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का जो संतुलन है वो बाहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ लगातार सिंक में रहता है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझते हैं, रविवार सूर्य का दिन है। सूर्य का गुणधर्म अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा का है। मालिश करने से शरीर में घर्षण पैदा होता है जिससे शरीर का तापमान और रक्तचाप बढ़ता है। तो दोनों की गर्मी मिल जाती है। बिल्कुल। अगर सूर्य के दिन
जब ब्रह्मांडीय ऊष्मा चरम पर है, हम शरीर के भीतर भी ऊष्मा बढ़ाएंगे तो पित्त भड़केगा और बुखार आना स्वाभाविक है। यानी ये शरीर की गर्मी और ब्रह्मांड की गर्मी के बीच के टकराव को रोकने का एक तरीका है। एकदम सही। लेकिन किताब ये भी बताती है कि अगर किसी बीमारी की वजह से मालिश करना मजबूरी हो तो इन दुष्प्रभावों को तोड़ा भी जा सकता है। हाँ, इसके तोड़ भी हैं। मैंने पढ़ा कि रविवार को तेल में सुगंधित फूल मिलाने को कहा गया है ताकि शीतलता आए। मंगलवार जो मंगल ग्रह का दिन है, उस दिन तेल में शुद्ध मिट्टी मिलाने का जिक्र है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल का प्रभाव भूमि तत्व से जुड़ा है। मिट्टी मिलाने से मंगल की आक्रामक ऊर्जा ग्राउंड हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अर्थिंग वायर से करंट ग्राउंड हो जाता है। अरे वाह, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। हाँ, और शुक्रवार को शुक्र के प्रभाव को संतुलित करने के लिए गोमूत्र की बूंदें मिलाने का विधान है। इसके साथ ही कुछ बहुत ही सूक्ष्म नियम भी हैं। जैसे पंचकर्म में शिरोधारा का समय सिर्फ सुबह 7 से 10 बजे के बीच तय किया गया है, क्योंकि इस समय शरीर का वात और कफ एक खास संतुलन में होता है। एक और बहुत दिलचस्प नियम है, नहाते समय सबसे पहले पैरों के अंगूठों के नाखूनों में तेल भरना। इसे सीधे तौर पर आंखों की रोशनी से जोड़ा गया है। ये कैसे काम करता है? ये पूरी तरह से रिफ्लेक्सलॉजी का हिस्सा है। पैरों के अंगूठे की नसें सीधे ऑप्टिक नर्व से जुड़ी होती हैं। अच्छा। जब वहां तेल का पोषण पहुंचता है तो उसका असर आंखों की शीतलता और रोशनी पर पड़ता है। दैनिक नियमों की इस चर्चा से जब हम जीवन के बड़े कालखंडों की ओर बढ़ते हैं, जैसे महादशाओं और ग्रहों के गोचर की तरफ, तो ये ज्ञान और भी विशाल हो जाता है। जी, ग्रहों का प्रभाव। जब पूरे के पूरे ग्रह ही किसी के खिलाफ चल रहे हो, जीवन में भारी उथल पुथल हो, तो ऐसे में कुछ तेलों की बूंदें कैसे बचाव कर सकती हैं? यहाँ नवग्रह पीड़ा शमन के लिए बनाए जाने वाले तांत्रिक और ज्योतिषीय तेलों का जिक्र आता है। हाँ, विशेष रूप से शुक्र ग्रह और शनि ग्रह के तेल। तो ये कैसे बनते हैं? नवग्रहों के तेल एक प्रकार की कस्टमाइज्ड फ्रीक्वेंसी तैयार करने का तरीका है। शुक्र ग्रह के तेल को बनाने के लिए नारियल और तिल के तेल में चंदन और चमेली मिलाया जाता है। चंदन और चमेली। जी, क्योंकि चमेली और चंदन दोनों ही शीतलता और सौंदर्य के प्रतीक हैं, जो शुक्र के गुण हैं। ये तेल दमा और चेहरे की चमक के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है, वो है इन्हें बनाने की प्रक्रिया का कंट्रास्ट। वो कैसे? शुक्र के तेल को कांच की बोतल में रखकर 3 दिन तक तेज धूप में रखने को कहा गया है। दूसरी तरफ शनि ग्रह का तेल है, जिसमें तिल का तेल, भृंगराज, जायफल, केसर और लौंग का तेल पड़ता है, और इसे उबालने के बाद 7 दिन तक घोर अंधेरे में रखने का निर्देश है। बिल्कुल। ये कंट्रास्ट बिल्कुल एक सोलर पैनल और एक डीप स्टोरेज बैटरी की तरह लगता है। शुक्र का तेल धूप से चार्ज हो रहा है और शनि का तेल अंधेरे में ऊर्जा बटोर रहा है। यह तुलना बिल्कुल सटीक है। शुक्र ग्रह चमक, आकर्षण और जीवन शक्ति का कारक है, इसलिए उसकी ऊर्जा को सूर्य की किरणों के माध्यम से तेल के रसायनों में सक्रिय किया जाता है। और शनि का तेल? इसके उलट शनि ग्रह गहराई, अंधकार, ठहराव और हड्डियों के दर्द या वात रोगों का कारक है। शनि के तेल में मौजूद जड़ी बूटियां बहुत ही भारी और गर्म तासीर की होती हैं। जब इन्हें 7 दिन तक अंधेरे में मैच्योर होने दिया जाता है, तो वे धरती की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा और अंधकार की भारी तरंगों को अवशोषित करती हैं। ये सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक बोतल में कैद करने जैसा है। इस रिसर्च में राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों के लिए भी बहुत ही विशिष्ट नियम है। राहु के तेल को घर की पश्चिमी दिशा में ऊंचाई पर रखने को कहा गया है, जबकि केतु के लिए लोद्र की छाल का चूर्ण और एक काली बोतल का इस्तेमाल जरूरी बताया गया है। जी, छाया ग्रहों के उपाय। इसके अलावा शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए छाया दान का विधान है। इसमें इंसान को सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर उस तेल को पीपल के पेड़ के नीचे रखना होता है और साथ में एक विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करना होता है। छायादान एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक रिलीज की प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक रिलीज? हाँ, जब कोई इंसान तेल में अपनी परछाई देखता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपने दर्द, अपनी पीड़ा और अपने रोगों को उस तेल में ट्रांसफर कर रहा होता है। समझ गए। और सरसों का तेल, जो शनि का प्रिय माना गया है, उस भारी ऊर्जा को सोख लेता है। पीपल का पेड़ उस नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में वापस विसर्जित कर देता है। कमाल है। और ये सब कुछ अगर अभिजीत नक्षत्र में किया जाए, जिसे तेल निर्माण और ऊर्जा के कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जड़ी बूटी का रसायन, दिशा, बोतल का रंग और नक्षत्र,
ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो ग्रहों की नकारात्मक तरंगों को भेद देता है। इस पूरी विस्तृत और चौंका देने वाली चर्चा को देखने के बाद एक बात जो शीशे की तरह साफ हो जाती है वो ये है कि ये कोई साधारण नुस्खों की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान के शरीर, पौधों के रसायन और इस अनंत ब्रह्मांड के बीच चल रही एक बहुत ही उन्नत, जटिल और निरंतर बातचीत है। यहाँ कुछ भी रैंडम या बिना सोचे समझे नहीं किया गया है। जी, हर चीज का एक कारण है। तेल निकालने का तरीका हो, उसे इस्तेमाल करने का दिन हो या उसे रखने की दिशा हो, हर एक चीज के पीछे कार्य और कारण का एक मजबूत ढांचा है। और सबसे बड़ी सीख यही है कि प्राचीन ज्ञान ये मानता था कि हम इस ब्रह्मांड से अलग कोई इकाई नहीं है। जो तरंगे तारों और ग्रहों से आ रही हैं, वे हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी प्रभावित कर रही हैं। जब हम उस बड़ी लय के साथ कदम मिलाकर चलते हैं, तभी असली और स्थायी उपचार संभव हो पाता है। और यही बात आज के दौर में हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी कोई भी काम कर लेते हैं। हाँ, वो तो है। रात के 11 बजे हो या रविवार की दोपहर, अगर सिर में दर्द है या तनाव लग रहा है तो हम बिना सोचे समझे कोई भी रैंडम सा एसेंशियल ऑयल निकाल कर लगा लेते हैं। लेकिन इस पूरे विज्ञान को समझने के बाद ये डर भी लगता है कि क्या हम अपनी नासमझी में अपनी ही ऊर्जा का संतुलन तो नहीं बिगाड़ रहे। आधुनिकता ने हमें सहूलियत तो दी है, लेकिन प्रकृति के उन नियमों से दूर कर दिया है जो हमें स्वस्थ रखते हैं। हम बिना समझे रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस गहन चर्चा को विराम देते हुए एक विचार जो शायद हम सबके दिमाग में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। जरा सोचिए, अगर आकाश में लाखों किलोमीटर दूर बैठे ग्रहों की गति और पैरों के अंगूठे के नाखून पर लगी तेल की एक छोटी सी बूंद के बीच एक सीधा अटूट कनेक्शन है, तो क्या आधुनिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का ये जो एनी टाइम एनीवेयर यानी जब चाहो तब लगाओ का सिद्धांत है, वो हमें हमारी प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय लय से पूरी तरह काट रहा है? सोचने वाली बात है। क्या हमने सुविधा के नाम पर अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा प्रणाली को ही दांव पर लगा दिया है? इस विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। सनातन ज्ञान के लिए आरोग्यम सूत्र और वैदिक वाइब्स ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।